Hello, dear students, and Assalamu alaikum. Welcome back to the lecture series. I hope you are enjoying your summer break and these lectures as well. Dear students, अब तक हमने दो पोएम्स और उनकी डिटेल्स को डिस्कस किया. आज हम अपनी आखिरी पोएम जो आपकी न्यू कोर्स बुक के अंदर दी गई है उसको डिस्कस करेंगे. And this is also a very famous and most celebrated poem, Because I Could Not Stop for Death by Emily Dickinson. ये आखिरी पोएम है जो आपकी किताब में दी गई है. टोटल 3 पोएम है. आगे जाने से पहले पोएट का ज़रा मुख्तसर तारुफ पढ़ते हैं. Emily Dickinson, 1830 to 1886, was an American poetess widely regarded as one of the most original voices in English literature. She was born in Massachusetts and spent most of her life in seclusion. ये एक अमेरिकन पोइटस थी और इन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई में गुजारा. सेक्लूजन माना तन्हाई. Rarely leaving her family home, despite her reclusive lifestyle. Reclusive का मतलब होता है अलग थलग, लोगों से परे. Dickinson produced nearly 800 poems, though only a handful were published during her lifetime. पोएटस ने तकरीबन 1800 पोएम्स लिखी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत कम ही पोएम्स थी जो पब्लिश हुई. Her poetry is known for its unconventional style with short lines, slant rhymes and unusual punctuation, particularly for her frequent use of dashes. एमिली डिकिंसन का एक यूनिक स्टाइल है. बिलखुसूस इसकी पोएम्स के अंदर हमें एक पंचुएशन डैश यानी डैशेस का बहुत इस्तेमाल मिलता है. इस पोएम के अंदर भी आपको मिलेगा. शी एक्सप्लोर्ड थीम्स सच एज डेथ, इमॉर्टैलिटी, नेचर, लव, फेथ एंड सर्च फॉर मीनिंग. ये सारे के सारे एमिली डिकिंसन की पोएम्स के मौजू रहे हैं. हर यूनिक वॉइस वॉज नॉट फुली अप्रिशिएटेड until after her death when her poems were collected and published. एमिली की मौत के बाद ही दुनिया ने उसके हुनर को पहचाना. टुडे एमिली डिकिंसन इज सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 19th century. आज 19वीं सदी की सबसे बड़ी जो पोइट्स की सीरीज है उसमें एमिली डिकिंसन का नाम सर फहरिस्त है. एंड अ पायनियर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन पोइट्री. और डिकिंसन को जदीद अमरीकी शायरी का बानी समझा जाता है. आइए इसकी जो हमारे कोर्स में दी गई पोएम है इसको पढ़ते हैं. बहुत गौर से एक एक लाइन को आपने पढ़ना है. बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ. क्योंकि मैं मौत के लिए खुद को ना रोक सकी या मैं मौत के लिए रुक नहीं सकती थी. तो स्टूडेंट आपने यकीनन जज कर लिया होगा कि ये पोएम बेसिकली डेथ के गिर्द ही घूमेगी. बहुत गौर से सुनना है आपने. बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ. क्योंकि मैं मौत के लिए ना रुक सकी. He kindly stopped for me. वो बड़ी मेहरबानी से खुद मुझे लेने आ गई. अगरचे ही का प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, ये मौत को पर्सोनिफाई किया गया है, लेकिन हम ज़रा नेचुरल फ्लो के लिए ही को शी के तौर पे उर्दू में तर्जमा करेंगे. सो कह रही है मैं तो मौत के लिए ना रुक सकी, मौत मेहरबानी से खुद मुझे लेने आ गई. द कैरेज हेल्ड. ठीक है, कैरेज का क्या मतलब है? बग्गी. बग्गी लिए बट जस्ट आर सेल्फ. और बग्गी में सिर्फ हम दो थे. एंड इमॉर्टैलिटी. इमॉर्टैलिटी का मतलब होता है अबदी ज़िंदगी, अबदियत या लाफानी ज़िंदगी. इस लफ्ज़ को आपने याद रखना है. सो पहली इन 4 लाइंस के अंदर पोएटस क्या कहती है? मैं तो अपनी ज़िंदगी की गहमा गहमी में बहुत मसरूफ़ थी, लेकिन मुझे मरने का कोई टाइम नहीं था, फुर्सत नहीं थी, तो मौत खुद मेहरबानी से मेरे पास आ गई. बहुत शाइस्तगी के साथ हम दोनों बग्गी में बैठ गए और हमारे साथ लाफानी ज़िंदगी भी थी. वी स्लोली ड्रोव. ड्राइव की दूसरी फॉर्म है चल पड़ना. हम आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े बग्गी लेके. ही न्यू नो हेस्ट. उसको कोई जल्दी ना थी. हेस्ट का मतलब होता है जल्दी. एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लीजर टू. और मैंने भी, पुट अवे का मतलब होता है तर्क कर देना, रख देना. क्या? माई लेबर, अपने काम, एंड माई लीजर, और अपनी फुर्सतें. मैंने भी अपने लेबर और अपनी फुर्सतों को पसे पोस्ट डाल दिया और उसके साथ बैठ गई. क्यों? फॉर हिज सिविलिटी. उसके नरम शाइस्ता रवैये की वजह से. सिविलिटी का मतलब होता है कर्टसी और अ पोलाइट बिहेवियर. वी पास्ड द स्कूल. हम एक स्कूल के पास से गुजरे. वेयर चिल्ड्रन स्ट्रोव. जहाँ बच्चे जोर लगा रहे थे, मुशक्कत कर रहे थे. स्ट्राइव की दूसरी फॉर्म है, इसका मतलब होता है स्ट्रगल, कोशिश कर रहे थे. एट रिसेस, ब्रेक के दौरान. इन द रिंग, एक दायरे में. हम एक स्कूल के पास से गुजरे जहाँ बच्चे वक्फे के दौरान, रिसेस का मतलब होता है ब्रेक,
खेल रहे थे, यानी एक रिंग के अंदर जोर लगा रहे थे। वी पास्ड द फील्ड ऑफ गेजिंग ग्रेन। गेजिंग ग्रेन का मतलब है लहलहाते हुए खेत या फसल या गल्ला। तो हम लहलहाते हुए खेतों के करीब से गुजरे। वी पास्ड द सेटिंग सन। हम गुरूब होते हुए सूरज के करीब से गुजरे। और रादर ही पास्ट अस, या फिर शायद वो हमसे आगे निकल गया या हमारे पास से गुजर गया। यानी पोएटस कह रही है कि हम गुरूब होते हुए सूरज के पास से गुजरे, या यूं कहिए सूरज ही हमसे आगे निकल गया। द ड्यूज ड्रू क्वेवरिंग एंड चिल। ड्यूज का मतलब होता है शबनम के कतरे। ड्रू का मतलब होता है पास्ट टेंस है, इसका मतलब है नज़दीक आ जाना। क्वेवरिंग का मतलब है कांपना एंड चिल का मतलब है सर्दी। तो इस पूरी लाइन का तर्जुमा ये हो गया कि शबनम ने सर्दी और कपकपी को करीब कर दिया, यानी शबनम की वजह से सर्दी और चिल यानी क्वेवरिंग कपकपी पैदा होना शुरू हो गई मेरे जिस्म के अंदर। फॉर ओनली गॉसमर माई गाउन। क्यों? क्योंकि मेरे पास बदन पर सिर्फ एक बारीक लिबास था। गाउन कैसा था? गॉसमर। गॉसमर का मतलब होता है एक बारीक कपड़ा। माई टिपिट एंड टूल। और मेरे कंधों पर नहायत हल्की सी चादर। टिबट कहते हैं बेसिकली स्कार्फ, और स्कार्फ जो फीमेल ओढ़ती हैं। और टूल का मतलब भी एक पतली हल्की सी चादर होती है। यानी मेरे कंधों पर नहायत हल्की सी चादर थी या स्कार्फ था। तो उससे मेरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई ठंड की वजह से। आई होप ये लाइंस आपको अच्छे से समझ आ गई। बहुत आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया गया है। वी पॉज्ड बिफोर अ हाउस। फिर हम जाके रुक गए। पॉज माना रुक गए। बिफोर अ हाउस एक घर के सामने। दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। जो जमीन से थोड़ा हुआ उभरा महसूस हो रहा था। स्वेलिंग माना उभरा हुआ। द रूफ वॉज स्कैर्सली विजिबल। इसका छत बमुश्किल ही नजर आ रहा था। स्कार्सली माना हार्डली। द द कॉर्निस इन द ग्राउंड। और उसकी जो छत थी वो बेसिकली यानी किनारे थे वो दबे हुए थे जमीन के अंदर। यहाँ पे पोएटस बेसिकली कहाँ पहुँच गई है? यू हैव टू गेस। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़मीन से थोड़ी ऊपरी होती है, उसके किनारे ज़मीन में दबे होते हैं और उसकी छत बमुश्किल ही नज़र आ रही होती है? गुड गैस। कबर, ग्रेव। तो स्टूडेंट्स अब वो अपनी आखिरी मंजिल के पास पहुंच गई, आखिरी आरामगाह के पास पहुंच गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमिली डिकिंसन कबर का भी एक हॉरेबल इमेज पेश नहीं कर रही। वो इसको बड़ा खूबसूरत छोटा सा घर पेश कर रही है। शी कॉल्ड इट एज हाउस। अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, थोड़ा सा उभरा हुआ। अब डिकिंसन की मौत हो गई। अब अगला जो आखिरी स्टैंजा है इसमें वो अपनी मौत की सदियों बाद की एक बात करेगी। और से सुनना। सिंस देन, तब से अब तक, टिस सेंचुरीज एंड येट फील्स शॉर्टर देन द डे। ये जो एक सदी गुजरी है वो मुझे महज एक दिन से भी कम महसूस होती है। टिस क्लासिकल इंग्लिश में इट इज को कहते हैं। एंड येट फील शॉर्टर, और ये सदी मुझे एक दैन द डे, एक दिन से भी कम वक्फा नजर आता है। आई फर्स्ट सरमिस्ट, और मैंने पहली दफा ये महसूस किया। सरमिस्ट का मतलब होता है रियलाइज या गेस्ट। द हॉर्सेज हेड, के घोड़ों के जो सर थे वो रवां दवां थे टुवर्ड्स एटर्निटी, अबदियत की तरफ, लाफानी जिंदगी की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, इन लाइंस के अंदर पोएटस क्या पैगाम देती है? वो कहती है कि मैं जब मर गई और मरने के बाद अब मैंने महसूस किया कि एक सदी से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, या एक सदी बराबर जो वक्त गुजरा है ये मेरे लिए तो एक दिन से भी कम था। सो इन लाइंस के अंदर बेसिकली वो क्या बता रही है? वो ये बता रही है कि अटर्नल लाइफ के अंदर जो हमारी आखिरी या अब्दी ज़िंदगी है उसमें वक्त की कोई वैल्यू नहीं है। टाइम इज़ लेस इन द अटर्नल वर्ल्ड। ओके, नंबर वन। एंड नंबर टू, आई फर्स्ट सो मिस्ड, मैंने पहली दफ़ा महसूस किया कि घोड़े मुझे कहाँ लेके जा रहे थे। हॉर्सेज हेड का मतलब है बग्गी के घोड़े। वो जिस बग्गी पे वो सफ़र करके आई थी वो एक अब्दी ज़िंदगी की तरफ लेके आई थी। यानी मैंने ये महसूस किया कि मैं मर नहीं रही थी। इट वॉज जस्ट अ पॉज
फॉर एंटरिंग टू एन अनदर लाइफ विच इज़ एवरलास्टिंग एंड एटर्नल, जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी थी। यानी यहाँ पे वो हमें एक और भी पैगाम दे रही है। इस पैगाम के साथ वो अपनी इस पोएम को ख़त्म करती है कि मौत ज़िंदगी का खात्मा नहीं, बल्कि एक नई और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी का आगाज़ है। The poem ends by, suggesting that death is the beginning of an endless journey, not the end of existence. So, dear students, I hope कि आपको तमाम पैराफ्रेजिंग और इस पोएम की एंडिंग का एक बुनियादी मरकज़ी थीम भी समझ आ गया है। इन दो स्टैंजाज में कब्र को कितनी खूबसूरत से पोर्ट्रे किया गया वो भी आपने देखा। आखिरी जो 4 लाइन्स के अंदर 2 मैसेज दिए गए हैं कि सेंचुरीज़ भी सिकुड़ के एक दिन बन गई है और आखिरी ज़िंदगी भी बेसिकली जो है वो एक अब्दी ज़िंदगी है, वो तो एक्चुअली लाइफ ही वही है। ये 2 मैसेज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज हैं, इनको हम इंशाल्लाह अपने थीम में डिस्कस करेंगे। सो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी हैज़ बीन गिवन टू द बॉटम लाइन। योर टास्क एंड योर जॉब इज़ टू नोट देम डाउन टू योर नोटबुक। ये एक लिरिक पोएम है जिसको 6 स्टैंजाज़ में यानी रुबाइयों में लिखा गया है और इसको 3 फेज़ में बेसिकली डिवाइड किया गया है। इसकी स्टार्टिंग जर्नी, फिर इसका मिड और फिर इसका एंड। अब हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं इसके मेन थीम को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बगैर किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है एक-एक लफ्ज़ को कि इसका मेन थीम यानी मरकज़ी इसका पैगाम या मौजू क्या है। सो द पोएम बिकॉज़ आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन एक्सप्लोर्स। एमिली डिकिंसन की ये नज़्म मैसेज देती है द थीम ऑफ डेथ एज द काम एंड इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। वो मौत को एक पुरसुकून और नागज़ीर हिस्सा करार देती है। एक्सप्लोर्स द थीम डेथ एज काम, मौत एक पुरसुकून चीज़ है एंड इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। इनएविटेबल का मतलब होता है नागज़ीर, जिसने हर हाल में होना है, और मौत बेसिकली ज़िंदगी का एक नागज़ीर हिस्सा है। इट प्रेजेंट्स डेथ नॉट एज समथिंग फ्राइटनिंग। ये हमारे सामने, ये नज़्म हमारे सामने मौत को एक खौफज़दा चीज़ के तौर पे नहीं, बट अ काइंड, बल्कि एक मेहरबान एंड पोलाइट और शाइस्ता कंपेनियंस, दोस्त के तौर पे पेश करती है। वो जेंटली लीड्स द स्पीकर, जो बहुत एहतियात के साथ, जेंटली आराम के साथ, सुकून के साथ, इज़्ज़त के साथ, लीड्स द स्पीकर, शायरा को लेके जाती है टुवर्ड एटर्निटी, आखिरी दुनिया की तरफ। द जर्नी इन द कैरेज, और ये जो सफ़र किया जाता है, सफ़र करता हुआ दिखाई दिया गया है किसमें, कैरेज में, यानी बग्गी का ये सफ़र सिम्बलाइजेज, ये अलामत है द पैसेज फ्राम लाइफ टू डेथ, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल जो ज़िंदगी से मौत तक होते हैं उसको दिखाता है। हाईलाइटिंग, और हमारे सामने पेश करता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार को। थ्रू पीसफुल एंड रिफ्लेक्टिव इमेजरी, पुरसुकून और रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है फ़िक्र अंगेज़, इमेजरी माना मंजर नगारी या तस्वीर कशी। पुरसुकून और फ़िक्र अंगेज़ मंजर नगारी के ज़रिए द पोएम सजेस्ट दैट डेथ इज़ अ नेचुरल ट्रांजिशन रादर दैन एन एंड, कि मौत जो है वो क्या है, मौत इख्तिताम नहीं बल्कि एक फ़ितरी तब्दीली है। ट्रांजिशन, नेचुरल ट्रांजिशन का मतलब है एक फ़ितरी तब्दीली है या मुंतकिली है। इट ऑल्सो कन्वेज द आइडिया, ये हमारे सामने इस ख्याल को भी पेश करती है दैट टाइम लूजेज इट्स मीनिंग आफ्टर डेथ, कि वक्त अपनी अहमियत खो देता है मौत के बाद। एज सेंचुरीज फील शॉर्टर दैन अ डे, यहाँ तक कि सदियाँ भी एक दिन से ज़्यादा तवील महसूस नहीं होती। सदियाँ सिकुड़ के एक दिन के बराबर हो जाती हैं मौत के बाद, ऐसे महसूस होता है। ओवरऑल, मजमूई तौर पर द पोएम एम्फसाइजेज, ये नज़म जोर देती है acceptance of mortality and the continuity of existence beyond physical life। ये नज़म इंसान को एक्सेप्टेंस ऑफ मोर्टेलिटी यानी मौत को कबूल करने और जिस्मानी ज़िंदगी के बाद भी वजूद के तसलसल पर गौर करने की दावत देती है। बियॉन्ड फिजिकल लाइफ, ये इंसान को किसकी दावत दे रही है, ये दावत दे रही है कि मौत को कबूल करो और जिस्मानी ज़िंदगी के बाद भी वजूद का एक तसलसल है उस पर गौर करो। ये बेसिकली हमें एक मैसेज दे रही है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और अक्सर आपके एग्जाम्स में जब भी पोएम के हवाले से कोई क्वेश्चन आता है तो थीम या सेंट्रल आइडिया या क्रिटिकल एप्रिसिएशन ज़रूर आती है। आई होप आपको थीम बहुत अच्छे से समझ आ गया है।
इंशाल्लाह हम इस पोएम की सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिटरेरी डिवाइसेस आई मीन वो डिस्कस करने जा रहे हैं। द फेमस लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। द फर्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल किया गया है वो है डेथ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस भी है। सो डेथ को आपने देखा, एक जेंटलमैन, एक पोलाइट जेंटलमैन के तौर पे जो है वो शायरा हमारे सामने पेश करती है। डेथ इज प्रेजेंटेड एज अ पोलाइट जेंटलमैन हु बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो बिकॉज ही कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। देखें किस तरह बयान किया गया है, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। ठीक है, तो ही आपने देखा, पर्सोनिफाई तो आपको पता ही है, डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग के अंदर लिविंग थिंग्स के एट्रीब्यूट्स पेश किए जाएं, तो डेथ को ही कह के जो है वो शायरा एड्रेस कर रही है, और साथ में काइंडली कहा जा रहा है, यानी डेथ इज प्रेजेंटेड एज अ पोलाइट जेंटलमैन and death is given human quality, and it is presented as courteous and patient and respectful. This makes death seem more peaceful rather than frightening. Okay, डेथ का एक बहुत अच्छा पीसफुल इमेज हमारे सामने पेश किया जा रहा है, ना कि बहुत हॉरेबल। तो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन, दूसरी है एक्सटेंडेड मेटाफर। डियर स्टूडेंट्स, एक तो होता है सिंपल मेटाफर, जैसा कि ही इज लाइन, जो एक ही लाइन में जो है वो बयान किया गया है। लेकिन एक मेटाफर ऐसा होता है कि जो पोएम के किसी एक मिसरे तक महदूद नहीं होता, बल्कि पूरी नज़्म या कई जो बंद हैं उन तक जारी रहता है, और शायर बेसिकली एक ही जो है वो मवाज़ने को ना मुसलसल आगे बढ़ाता रहता है ताकि मफ़हूम पैदा हो सके। सो द एंटायर जर्नी इन द कैरेज सिम्बोलाइजेज द जर्नी फ्रॉम लाइफ टू डेथ एंड देन टू एटर्निटी। सो इस नज़्म में जो गाड़ी का सफ़र है उसको बतौर एक्सटेंडेड मेटाफर के तौर पे पेश किया गया है। आपने देखा कि ये सफ़र ज़िंदगी की इब्तदा से शुरू होता है, फिर मुख्तलिफ मकामात से गुज़रता गुज़रता मौत, और फिर मौत के बाद एटर्नल लाइफ तक चला जाता है। सो द जर्नी ऑफ कैरेज यानी बग्गी के सफ़र को एक्सटेंडेड मेटाफर के तौर पे पेश किया गया है। तो इट प्रेजेंट्स द स्पीकर्स ट्रांजिशन फ्रॉम earthly life to the eternal life. Okay, since this metaphor continues throughout the poem, it is an extended metaphor. द थर्ड वन इज सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म का मतलब तो आपको पता ही है, अलामत निगारी, कि किसी अलामत को जो है वो अ, पेश किया जाता है पोएम के अंदर, ताकि कोई मीनिंगफुल बात उसके पर्सपेक्टिव में कही जाए या कोई मैसेज कन्वे किया जाए। तो स्कूल को हमारे सामने पेश किया गया, आपने देखा, तो स्कूल जो है वो चाइल्डहुड को सिंबलाइज कर रहा है। इसी तरीके से गेजिंग ग्रेन जो है वो एडल्टहुड और मैच्योरिटी को जो है वो सिंबलाइज कर रहा है। सेटिंग सन ओल्ड एज और द एंड ऑफ लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है। हाउस को हमारे सामने पेश किया गया, तो हाउस सिंबलाइजेज द ग्रेव, एंड हॉर्सेज हेड्स टुवर्ड्स एटर्निटी सिंबलाइजेज द सोल्स जर्नी इनटू द एटर्नल लाइफ। तो ये हमारे सामने सिंबलिज्म पेश किए गए हैं, यानी स्कूल लाइफ से लेके तो एटर्निटी तक मुख्तलिफ स्टेजेस बयान किए गए हैं। वही स्टेजेस जो शेक्सपियर ने अपने अल्फाज में कहे, 7 स्टेजेस ऑफ अ मैन्स लाइफ, एमिली डिकिंसन ने उनको अपने अल्फाज में बतौर सिंबलिज्म पेश किया है। एंड पोएटिक डिवाइस इज इमेजरी। इमेजरी बेसिकली मंजर नगारी को कहते हैं, दैट क्रिएट्स विविड मेंटल पिक्चर। तो पहली इमेजरी विजुअल इमेजरी के तौर पे हमारे सामने पेश की गई है। विजुअल इमेजरी क्या करती है? विजुअल इमेजरी बेसिकली रीडर के विजन यानी उसकी निगाह, उसके सामने एक मेंटल पिक्चर के तौर पे जो है वो सामने आती है। तो विजुअल इमेजरी जो है वो आपने देखा कि इट क्रिएट्स अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट कैन बी सीन। ठीक है, कलर के ज़रिए, शेप के ज़रिए, पीपल, प्लेस या सीन्स के ज़रिए जो है विजुअल इमेजरी पेश की जाती है। तो आपने देखा कि फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, ये हमारे सामने जो फ्रेज़ है, हमें हमें जब ये फ्रेज़ पढ़ते हैं तो क्या महसूस होता है? वी कैन सी वाइड गोल्डन फील्ड्स इन आवर इमेजिनेशन। ओके, हमारे सामने लहलहाती हुई गोल्डन फसलें हमें नज़र आती हैं। तो विजुअल इमेजरी एक हमारे सामने पेश की गई है। दूसरी है विजुअल प्लस टेक्टाइल इमेजरी। विजुअल इमेजरी तो आपको पता चल गई है। टेक्टाइल इमेजरी होती है ऐसी इमेजरी जो आपके सेंस ऑफ टच को अपील करे, and it describes how something feels such as cold, hot, rough,
सॉफ्ट, स्मूथ और वेट। ओके, कोई चीज़ कितनी कोल्ड है, ठंडी है, रफ है, स्मूथ है वगैरह वगैरह। तो ऐसी एक हमारे सामने पिक्चर पेश की जाती है वर्ड्स के ज़रिए। तो द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल, ये वाली लाइन पढ़ के हमें क्या महसूस होता है? वी कैन सी द ड्यू एंड वी कैन फील द कोल्ड। ओके, तो द फिफ्थ वन इज अलिट्रेशन। अलिट्रेशन आपको पता है कि रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो बहुत दफ़ा अलिट्रेशन को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। माई लेबर एंड माई लेयर, माई को रिपीट भी किया गया, लेबर की एल साउंड को रिपीट किया गया है इसमें। लेबर एंड लीयर, इसको लीयर भी पढ़ सकते हैं, लेयर भी पढ़ सकते हैं। लेयर मत पढ़ें क्योंकि वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो लीयर अमेरिकन प्रोनाउंस करते हैं, लेयर ब्रिटन प्रोनाउंस करते हैं और लेयर हम प्रोनाउंस करते हैं। एनीवेज, इसके साथ साथ स्कूल एंड स्ट्रोव, ये बेसिकली एस साउंड को रिपीट किया गया है। रिसेस रिंग में आर साउंड को, गेजिंग रेन में जी साउंड को, सेटिंग सन आपने देखा है इसमें एस को, ड्यूज ड्रू ड यानी डी साउंड को, गॉसमर माई गाउन में जी साउंड को एंड टिपिट टूल में टी साउंड को, और द लास्ट लाइन में भी अलिट्रेशन हॉर्सेस हेड में एच साउंड को रिपीट किया गया है। तो बहुत दफ़ा अलिट्रेशन को रिपीट किया गया है। नंबर 6, एनाफ्रा। एनाफ्रा कहते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन हमने देखा एक सेंटेंस वी पास्ट को रिपीट किया गया है। फॉर एग्जांपल, वी पास्ट द स्कूल, वी पास्ट द फील्ड, वी पास्ट द सेटिंग सन। तो इस फ्रेज को रिपीट किया गया। ये एक जो है वो रिपीटिशन टेक्निक है ताकि रीडर के माइंड के अंदर कोई चीज़ बिठा दी जाए, उसको इजीली याद हो जाए, और थोड़ा सा म्यूजिकल इमोशनल एलिमेंट भी पैदा करना मकसूद होता है। द सेवंथ वन इज़ आयरनी। आयरनी का मतलब होता है तंज या तजाद। आयरनी इज़ व्हेन द रियलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी नॉर्मली एक्सपेक्ट। आयरनी उस सूरत को कहते हैं जब हकीकत हमारी तवक्को के बरक्स होती है। तो आपने देखा कि आयरनी बहुत हमें नज़र आती है, पहली लाइन में ही नज़र आती है कि जब स्पीकर कहती है मैं बहुत मसरूफ़ थी, ठीक है, बिकॉज ही कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, तो ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। वो ये कहती है कि वो बड़ी शाइस्तगी से मेरे लिए रुक गई। तो ये आयरनी नज़र आ रही है ना। इट इज़ एन आयरनिकल बिकॉज पीपल यूजुअली फियर डेथ yet here death behaves kindly and patiently instead of violently। आम तौर पे डेथ बहुत हॉरेबल होती है, लेकिन यहाँ पे तो डेथ बड़ा पोलाइटली बिहेव कर रही है। तो एक आयरनी जो है वो हमें नज़र आती है इस पूरी की पूरी लाइन के अंदर। सो द एट्थ वन इज़ यूफेमिज्म। यूफेमिज्म हमें कहाँ नज़र आता है? जब कब्र के एक इमेज को बयान किया गया है और उसको कहा गया है हाउस दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। ओके, एक घर के तौर पे कब्र को पेश किया गया है। ऐसे नहीं कहा गया ग्रेव, कोई हॉरेबल वर्ड, कोई ऐसा हार्श जो है वो एक्सप्रेशन यूज़ नहीं किया गया, बल्कि हॉर्स एक्सप्रेशन को सॉफ्ट एक्सप्रेशन या वर्ड्स के साथ बदल देना ही यूफेमिज्म कहलाता है। तो द ग्रेव इज इनडायरेक्टली डिस्क्राइब्ड एज अ हाउस मेकिंग डेथ साउंड आफ्टर एंड लेस फ्राइटनिंग। ओके, डेथ को लेस फ्राइटनिंग जो है, कम खौफजदा चीज़ के या पोलाइट चीज़ के तौर पे पेश किया जा रहा है यूफेमिज्म का इस्तेमाल करके। द लास्ट वन इज़ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स किसे कहते हैं? पैराडॉक्स बेसिकली एक बज़ाहिर मुतज़ाद एक स्टेटमेंट होती है, मगर हकीकत में वो सच होती है, ठीक है। कोई ऐसी स्टेटमेंट जो आपको मुतज़ाद या नामुमकिन लगे, लेकिन गौर करने पर आपको उसमें हकीकत नज़र आती है। तो आपने इसमें देखा कि सिंस देन 5th centuries एंड येट फील्स शॉर्टर दैन द डे। ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो बिल्कुल अपोजिट लग रहे हैं कि ये यानी पूरी बहुत सदियां गुजर गईं, मेरे मरने के बाद से लेके अब तक सदियां गुजर गईं, लेकिन मुझे अब भी वो क्या लगता है, मुझे वो एक लम्हे या एक दिन से भी कम वक्त लगता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि तो मुतज़ाद जो है वो चीज़ों को आपस में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो जो लेकिन उनके अंदर अगर आप गौर करें तो ऐसा ही है, क्योंकि मरने के बाद जो है वो ज़िंदगी की जो हकीकत है वो ये है कि वो एक पल नज़र आती है। यही तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है कि जब रोज़े क़यामत इंसान उठेगा, उससे पूछा जाएगा कि कितना वक्त तूने गुजारा, तो वो कहेगा एक दिन या एक दिन से कुछ ज़्यादा या उसका कुछ हिस्सा। यानी इस तरह के अल्फाज हैं, कुरान का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही है
जब पोएटेस ये कहती है कि मरने के बाद अब मुझे अगरचे सदियां हो गईं, लेकिन ऐसे लगता है कि एक दिन की बात है, ये एक दिन से कम वक्फे की बात है, तो पैराडॉक्स है, क्योंकि सदियां एक दिन तो नहीं होती, लेकिन एक्चुअली ये हकीकत है। और यही एक पूरी इस जो है वो आपने देखा कि पूरी पोएम की एक जान भी है कि इसके अंदर बहुत खूबसूरती से डिफरेंट आइडियाज़ को ऐसे कनेक्ट किया गया है कि वो हकीकत लगते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हुआ हमारे इस लिटरेरी डिवाइसेस का सफ़र इख्तिताम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।